नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम के अंदर मूल अधिकार से संबंधित एक या दो क्वेश्चन अवश्य एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से हमारा ये चैनल आपको अपनी तैयारी के अंदर प्रोग्रेस की और उन्नति की ओर ले जा रहा है। दोस्तों, इसके अंदर आप पिछले जो वीडियो हैं, मूल अधिकार के अलावा मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यानी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक जो है वीडियोज़ आपको मैंने इस चैनल पर उपलब्ध करवा दिए है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर सुनें। और सुनने के बाद यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर, मूल अधिकार। तो देखिए, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, मुँह नी क, ऐसे ध्यान रखेंगे, मुँह नी क। तो मुँह से मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, और कैसे कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य भाग 4 क के अंदर। इस प्रकार से आप तीनों अनुच्छेद ध्यान रखेंगे। मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक मूल अधिकार कहाँ से लिए गए ये? तो मूल अधिकार लिए अमेरिका से 1791 में, इसके अधिकार पत्र से प्रेरित है ये। और सर्वप्रथम मूल अधिकारों का विकास ब्रिटेन में हुआ था और उसके बाद में ब्रिटेन के नागरिकों को लिखित अधिकार पत्र जारी किया, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। मूल अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को तो है वाद योग्य, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है वाद योग्य नहीं है। उच्चतम यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट व उच्च हाई कोर्ट न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक और अभिभावक या प्रहरी कहलाता है। ये उच्चतम और उच्च न्यायालय जो है ये मूल अधिकारों का क्या कहलाता है? संरक्षक। मूल अधिकार असीमित हैं, इन पर युक्त प्रतिबंध लगे हैं। मूल अधिकार सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। वेरी मोस्ट है ये कि मूल अधिकार कैसे होते हैं? सकारात्मक भी व नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। सकारात्मक मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे अनुच्छेद 19, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29, 30। तथा नकारात्मक मौलिक अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है। कुछ मौलिक अधिकारों का उद्देश्य विधायी शक्ति पर निरपेक्ष प्रतिबंध है। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम प्रावधान ब्रिटिश भारत में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में किया गया था। कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर भविष्य के भारत के नागरिकों को 8 मूल अधिकार देने का संकल्प लिया था। मूल अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार के लिए जो समिति बनाई उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, इसका अध्यक्ष थे JB कृपलानी। मूल अधिकार संघ सूची का विषय है। 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो ये मूल अधिकार जो है वो संघ सूची का विषय है। अतः मूल अधिकारों संबंधी कानून कौन बनाती है? संसद बनाती है। मूल अधिकार राज्य व व्यक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? संरक्षण प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं। अनुच्छेद, अब देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, इससे पहले अनुच्छेद 14 जो है उसमें विधि के समक्ष समता और विधियों के समान, मतलब कि आपके जो मूल अधिकार हैं उनमें देखिए उनका ट्रिक्स है सम स्व सोस धा संस सवई, समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से और 22 तक है, 19 से 22। सोस यानी शोषण का अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक संस्कृति का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति का अधिकार 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। इस प्रकार से हैं ये मूल अधिकार हमारे।
अनुच्छेद 14 इसके संविधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार देता है। अब वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, उनमें देखिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि गैर नागरिकों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 और 28, ये गैर नागरिकों के लिए है। अनुच्छेद 15 के अंदर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। इनको क्रम से याद रखेंगे। 15, 15, 5, 15 के अंदर कितना आ रहा है? अंतिम अंक 5। तो ये 5 प्रकार के हैं: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो इस तरीके से इनको ध्यान रखेंगे क्रम से। अनुच्छेद 16 में राज्याधीन लोक नियोजनों में अवसर की समानता। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और 19 के अंदर कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? बोस संघ आया बस व्यापार किया, इसका ट्रिक्स है, बोस संघ आया बस व्यापार किया। तो अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। 19A में तो किसकी है? बोलने की स्वतंत्रता। बोस संघ। 19B में है संघ यानी सम्मेलन करने की, संघ यानी सम्मेलन करने की। फिर आया, बोस संघ आया यानी कि बो से बोलने की, से सम्मेलन करने की। बो से तो 19A में तो बोलने की है, 19B में सम्मेलन करने की, 19C में है संगठन की। ठीक है ना। आया तो आया का मतलब हो गया भ्रमण करने की। ठीक है। निवास करने की, व्यापार करने की। इस प्रकार से ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। किसमें? अनुच्छेद 19 के अंदर। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 14 के अंदर विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। 20 के अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण का अधिकार। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में किसी विशेष धर्म की अभ्यर्थी के लिए कर देने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध करता है। अब देखिए आगे अनुच्छेद 358 और 359 जो हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के समय लगते हैं, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 358 में यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध व भयाक्रमण के आधार पर लगता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है ऐसे समय में। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को नहीं कर सकता। अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। ये वेरी मोस्ट है ये क्वेश्चन कि अनुच्छेद 20 और 21 जो ऐसे हैं जो राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं। ये 2 अनुच्छेद। आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों का उल्लेख अनुच्छेद 358 और 359 में है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा है? राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां हैं। किसकी विधियां हैं? अल्पीकरण की। अनुच्छेद 13(1) में आच्छादन का सिद्धांत, 13(2) में पृथक्करण का सिद्धांत, 13(3) में विधि की परिभाषा, 13(4) में मूल अधिकारों में संशोधन। शंकरी प्रसाद वाद 1951 में इस विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद 368(2) शामिल नहीं है। गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967 इस वाद में कहा गया था कि विधि शब्द में संविधान संशोधन विधि में शामिल है, अर्थात संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। गोलकनाथ वाद को भविष्य लक्षी विधि का वाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य लक्षी विधि का वाद।
अनुच्छेद 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया है। अब देखिए अनुच्छेद 13(4), इसमें 368 के अधीन किए गए संविधान की किसी संशोधन को लागू नहीं होगी, अर्थात संविधान संशोधन 368 विधि के द्वारा इस भाग में वर्णित मूल अधिकारों को छीना जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है? संसद, और वो भी विशेष बहुमत से अनुच्छेद 368 से कर सकती है। मूल संविधान में तो देखिए 7 मूल अधिकार थे। मूल संविधान में कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 अनुच्छेद 19(1) F 31 से हटाकर भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी तथा जनता पार्टी की सरकार थी। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संवैधानिक तथा वैधानिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। अब इसका उल्लेख एक नकारात्मक अधिकार के रूप में है। अब वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? 6। कौन कौन से? जो ट्रिक्स मैंने आपको अभी बताया, सम, स्व, सम समानता का अधिकार 14 से 18, स्व स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और साइंस शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 में विधि कानूनी समानता है। 15 में धार्मिक लैंगिक सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 18 में राजनीतिक समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समक्ष समानता का अर्थ भारत में कोई भी व्यक्ति पद व प्रतिष्ठा के अनुसार कानून से ऊपर नहीं है। ये अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समता में सभी एक समान, किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं है। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार हो, कोई व्यक्ति हो सामान्य विधि से बढ़कर नहीं है। और ये नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। ये ब्रिटेन से ली गई थी। अनुच्छेद 15 में देखिए धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। 15(1) में तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। 15(2) में व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। जन्म स्थान के आधार पर। जबकि 15(3) में राज्य सरकार महिला बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। ये 15(3) में कहा है महिलाओं के लिए, महिला, तो लय में 3 के आकार में बनाइए। अनुच्छेद 15(4) में चंपाकम दोई राजन बनाम मद्रासवाद 1951 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करवाने के लिए प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। और ये राज्य सरकार सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(5) में 93वें संविधान संशोधन 2005 द्वारा जोड़ा गया था। ये इसमें पिछड़े हुए वर्गों SC/ST के लिए केंद्रीय व निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15(6) के अंदर 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया था। ये EWS के लिए विशेष कानून बना सकती है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु निजी शैक्षणिक संस्थाओं में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 15(6) के तहत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 के अंदर है सर्वप्रथम 1953 में पिछड़ी हुई जातियों की पहचान हेतु काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? ये 1955 में। 53 में पिछड़ी जातियों की पहचान हुई थी और रिपोर्ट 1955 में आई थी इसकी। मंडल आयोग गठन इसका 1 जनवरी 1979 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। जनता पार्टी की सरकार थी मंडल आयोग के समय 1 जनवरी 1979 को। और अध्यक्ष इसके बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। इसका उद्देश्य पिछड़ी हुई जातियों की पहचान हेतु 31 दिसंबर 1980 को इसने रिपोर्ट स्वीकार की। पिछड़ी जातियों BC को 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में प्रधानमंत्री VP सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया था। इसने OBC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी बिंदेश्वर प्रसाद मंडल ने। इंदिरा साहनीवाद बनाम भारत संघ 1992 से मंडलवाद कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? मंडलवाद। आरक्षण विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं हो सकता।
ये कहा था इन्होंने। और ओबीसी को दिया गया 27% आरक्षण वैध है। अब देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी, इसका गठन 1993 में, संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया इसको। 102वां संविधान संशोधन 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और बाद में 105वें संविधान संशोधन 2021 द्वारा इस निर्णय को बदल दिया गया। क्या कहा कि पिछड़ी हुई जातियों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने स्तर पर किया जाएगा। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमिलियर की पहचान करने हेतु रामनंदन समिति का गठन किया था। किसका? रामनंदन समिति। ओबीसी क्रीमिलियर सामाजिक आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर यह आरक्षण के लिए पात्र होते हैं। भारत में कुल आरक्षण 59.5% है। भारत में कितना है? 59.5। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27, बराबर हो गया कितना? 49.5, और प्लस में 10 ईडब्ल्यूएस यानी कि 59.5% है। मूल संविधान में तो कितना था? 40.50%। मंडल आयोग की सिफारिश ओबीसी 27% आरक्षण के लिए की है इसने। ईडब्ल्यूएस के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 देखिए, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत। और ये क्वेश्चन कई बार आरपीएससी ने कंपटीशन में पूछा है। इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को प्रतिबंधित किया गया। यह अनुच्छेद एक निरपेक्ष अधिकार है। संसद ने विधि का निर्माण करके इसे लागू किया है। अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम 1989 के तहत यह गैर जमानती है। अनुच्छेद 17 दंडनीय है। क्या है ये? दंडनीय। संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया। महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहते हैं इसको। अनुच्छेद 17 को किसका कहते हैं? महात्मा गांधी का अनुच्छेद। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 18(3) इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। बालाजी राघवनवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपाधियों व पुरस्कार में अंतर किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 18 निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं। वेरी मोस्ट। अनुच्छेद 18 कैसा है? निर्देशात्मक, जबकि आदेशात्मक नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे पुरस्कारों का प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन यदि करता है तो दंड का प्रावधान भी नहीं है। यह अनुच्छेद 18 के अंदर है। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 में गिरफ्तारी एवं निवारक नज़रबंदी से संरक्षण है। अनुच्छेद 19(1) में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं वो उनका ट्रिक्स मैंने आपको बता ही दिया कि बो से संघ आया बस व्यापार किया। बो से बोलने की, स से सभा करने की, संघ से संगठन की, आया से बसने की, आया भ्रमण करने की, घूमने की, है ना, और बसने की, व्यापार करने की, ये सारी जो है 19A से लेकर ABCDEFG तक हैं ये। अनुच्छेद 19(1) में मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। मूल संविधान में तो कितनी थी? 7, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 1 देखिए 19(1) में अभी आपको बताया था मैंने 19(1) इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की है, प्रेस मीडिया करने की, है ना। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। नवीन जिंदल वाद बनाम भारत संघ 2004 में था ये विवाद। और इसके अलावा 19B आपको शांतिपूर्वक सभा और सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन इसमें हड़ताल करने की स्वतंत्रता नहीं है 19B के तहत। 19C में संघ या संगठन समितियां बनाने की स्वतंत्रता है। 19D भारत में विचरण करने की, बसने की है। 19E में निवास करने की स्वतंत्रता है। F में संपत्ति की स्वतंत्रता थी और इसे 44वें संविधान संशोधन 78 द्वारा समाप्त कर दिया। G में देखिए व्यापार, वृद्धि, आजीविका की स्वतंत्रता है G के अंदर। तो इस प्रकार से ये हमारा अनुच्छेद हो गया। अब देखिए आगे
प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा अनुच्छेद 19(2) में युक्त निर्बंधन शब्द विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था व अपराध उद्दीपन शब्द ये जोड़े गए थे इसमें। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी जीवन जीने का अधिकार है ये अनुच्छेद 21। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा था। अनुच्छेद 21 न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा भी देता है। A.K. गोपालनवाद बनाम मद्रास राज्य 1950 इस वाद में SC ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की थी। मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघ 1978 इस वाद में SC ने अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या की थी। आगे देखिए, जीवन जीने का अधिकार, एक जीवन जीने का अधिकार भी है जो कि हमारे इसमें अनुच्छेद 21 में बताया गया है। अनुच्छेद 21 को किसका? जीवन जीने का अधिकार। आगे देखिए, अनुच्छेद 21A प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2000 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत प्राथमिक शिक्षा 6 से 14 वर्ष को मूल अधिकार बनाया गया। प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार 21 से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका संबंध शिक्षा से है। भाग 3 में मूल अधिकार 21 से जोड़ा गया। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में संशोधन किया। भाग 4 के मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 एक टैग के अंदर। तो ये सारे संशोधन जो थे इनका बारे में बताया गया इसमें कौन कौन से संशोधन हुए। चौवालीसवें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा नज़रबंदी की अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी, लेकिन यह प्रावधान अधिसूचित नहीं हुआ था उस समय। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अनुच्छेद 23 तो है बड़ों के लिए, मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम का प्रतिषेध है ना। और अनुच्छेद 24 जो है वो छोटों के लिए है कि जो हमारे जो मजदूर होते हैं ना, मजदूर वर्ग के लोग, यानी कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है इसके अंदर। तो अनुच्छेद 23 तो है बड़ों के लिए और अनुच्छेद 24 है छोटों के लिए। अनुच्छेद 23 में हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी इन सब का निषेध है। न्यूनतम मजदूरी, पारिश्रमिक से कम वेतन मिलना, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 25 से 28 में देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 25 से 28 यानी अंतःकरण की, अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25(1) में अंतःकरण की स्वतंत्रता है। और ये क्वेश्चन RPSC ने पूछा था सेकंड ग्रेड के अंदर पिछली परीक्षा में। बलपूर्वक जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना भी गैर कानूनी है इसके अंदर। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने पर करों में टैक्स से छूट मिलती है इसमें। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 व 30 में। यह अधिकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को प्राप्त होता है। संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। अल्पसंख्यक का दर्जा 2 आधार पर दिया जाता है, एक धर्म के आधार पर, एक भाषा और लिपि के आधार पर। यदि आपसे पूछा जाए कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अनुच्छेद मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो अनुच्छेद 29 व 30 इनका संबंध किससे है? भारतीय अल्पसंख्यकों से। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है इसके अंदर। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, जिसको अब वर्तमान में भाग 12 और अनुच्छेद 300 क में रख दिया। यानी मूल संविधान में तो कितने थे? 7 थे अधिकार और बाद में इसको संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई थी। मिनर्वा मिल्स वाद बनाम भारत संघ 1980 इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है ये? एक दूसरे के पूरक हैं।
दोनों। अनुच्छेद 31 प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया और इसका संबंध भूमि सुधार व जमींदारी व्यवस्था में सुधार से है। अनुच्छेद 31 का संबंध किससे है? भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था से, यानी कि 90वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से ही है। अब कुछ मूल अधिकार संबंधी वाद देखो। A.K. गोपालन बनाम मद्रास सरकार, ये तो 1950 में। शंकरी प्रसाद वाद बनाम भारत संघ 1951 में हुआ था। सज्जन सिंह वाद बनाम राजस्थान सरकार 1965 में। गोलखनाथ बनाम पंजाब सरकार वाद 1967 में। केशवानंद भारती बनाम केरल, ये 1973 में। मेनका गांधी वाद बनाम भारत संघ 1978 में। और मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था ये वाद, तो इनको भी ध्यान रखेंगे अपन। अनुच्छेद 32 का संबंध संवैधानिक उपचारों का अधिकार से है और इसमें मूल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था है। ये भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों में ही मूल अधिकारों का उपचार छिपा हुआ है। मूल अधिकारों का रक्षक, संरक्षक और अभिभावक किसको कहते हैं? SC सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट दोनों को कहा जाता है इनका अभिभावक। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रिट जारी की जाती है, अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय के आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है। इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो नंबर 1 देखिए, इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं हैबियस कॉर्पस, और इसका अर्थ होता है कि बंदी यानी कैदी व्यक्ति को सशरीर न्यायालय में उपस्थित किया जाए। प्रत्यक्षीकरण यानी कि प्रत्यक्ष में उस बंदी को प्रत्यक्ष में उपस्थित किया जाए। यह रिट सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है और यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन की सुरक्षा से जुड़ी है। यह रिट न्यायालय द्वारा सामान्यतः पुलिस प्रशासन को जारी की जाती है। नंबर 2 दूसरी रिट है अधिकार परीक्षा, अंग्रेजी में कहते हैं को वारंटो। इसका अर्थ है वारंट द्वारा प्राधिकृत पूछना। न्यायालय द्वारा ये पूछा जाता है कि आपने किस अधिकार के तहत यह पद ग्रहण किया है। जब कोई प्रशासनिक व्यक्ति अवैधानिक गैर कानूनी रूप से पद ग्रहण करता है तब न्यायालय द्वारा उसको जारी की जाती है और ये निजी अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी नहीं की जाती। तीसरी होती है परमादेश यानी कि मैंडमस, और इसका अर्थ हम आदेश देते हैं। परम आदेश यानी कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। ये न्यायालय द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों को जारी की जाती है और जब वह अपने अधिकार क्षेत्र के सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से मना या उपेक्षा करता है। यह रिट राष्ट्रपति व राज्यपाल को जारी नहीं की जा सकती। ये जो परम आदेश है ना, ये बड़े व्यक्तियों को यानी कि जो राष्ट्रपति या राज्यपाल इनको जारी नहीं की जा सकती। वेरी मोस्ट। ये निजी व्यक्तियों, निजी इकाइयों तथा गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती। चौथी है उत्प्रेषण, सर्टोररी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना, सूचना देना, ऊपर की ओर मंगा लेना। ऊपर की ओर, प्रेषण भेजना, मंगा लेना। प्रतिषेध, 5वीं कौन सी है? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका शाब्दिक अर्थ है मना करना, रोकना। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायिक अधिकारियों को उस समय जारी की जाती है जब वह किसी मामले में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो उसे रोकने के लिए रिट जारी की जाती है। अर्थात निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। अब देखिए, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेख है इनका, जबकि नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 में उल्लेख है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आनी, आज 10-20 को गफा करूँ, आनी प्रआस उय रूप, ये इनका ट्रिक्स है याद करने का। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति नकारात्मक है। मूल अधिकारों की प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक। और नीति निर्देशक तत्वों की प्रवृत्ति सकारात्मक है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है। ये वेरी मोस्ट है कि मौलिक अधिकार जो है, क्योंकि ये तो मूल अधिकार है हमारा, ये तो वाद योग्य है। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें लागू कराया जाता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर वाद योग्य है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता क्योंकि ये तो नीति पर चलने के लिए जो चलेगा सो पाएगा और जो नहीं चलेगा तो नहीं। जबकि मूल अधिकार तो क्या है? ये तो हमारा पक्का जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए ये वाद योग्य है।
मूल अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशकता तो नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता है इनको। मूल अधिकार लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए हैं। मूल अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अब कुछ एग्जाम संबंधी कुछ फैक्ट है मोस्ट, जो हमारे इसमें मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो देखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। ये किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। मूल अधिकारों के अतिरिक्त उद्देश्य का नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं। मूल अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई। मूल अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता में समन्वय करने का प्रयास करते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय सम्मिलित रूप से साधन एवं साक्ष्य का घोषणा पत्र है। ये किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों पर बल दिया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की थी कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। अब मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं अपन महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 21 में विदेश यात्रा का अधिकार है। अनुच्छेद 39 में आजीविका के लिए स्त्री पुरुषों को समान अधिकार देने का प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 44 भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन करता है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? वाद योग्य नहीं है, अपरिवर्तनीय है। JS वर्मा समिति का संबंध जो 1999 बनी थी उसका संबंध है मौलिक अधिकारों से। किस मामले के अंतर्गत पहली बार प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया था? केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य 1973 के तहत। सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में है? 21 में। काम के अधिकार का वर्णन किया गया था नीति निर्देशक सिद्धांतों में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। किस प्रधानमंत्री द्वारा मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था? इंदिरा गांधी द्वारा। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। जिस मूल अधिकार को आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20 क, अनुच्छेद 20 और 21 क। संविधान में विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 14, 20, 21, 23, 24, 26, 27 और 28। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 12 से 35 यानी 23। कुल कितने हैं? 23। पूछा जा सकता है, वेरी मोस्ट है। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित? तो 12 से 35 यानी कुल 23 अनुच्छेद है। समाज में समानता के होने का एक निहित अर्थ यह भी है कि उसमें विशेषाधिकार का अभाव है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य पद को परिभाषित किया है? अनुच्छेद 12 में। राज्य को परिभाषित किस में किया है? अनुच्छेद 12 में। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार है बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को देता है। वह अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है लेकिन संवैधानिक अधिकार के रूप में नहीं। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 क में है, वर्तमान में 6 ही रह गए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 में शब्दों का क्रम धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि। न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निरस्तीकरण सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 13। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं ये? क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है ये। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? केवल संसद के द्वारा।
मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को। मूल अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। उक्त कथन किस मामले के अंतर्गत कहा गया था? 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद के तहत। किस संविधान संशोधन के अधीन नागालैंड को भारत का नया राज्य घोषित किया था? 13वां संविधान संशोधन। कौन सा अनुच्छेद काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने के अधिकार का वर्णन करता है? अनुच्छेद 41। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1952 से किया गया था। 14 अगस्त 1993 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। काका कालेर की अध्यक्षता में नियुक्त प्रथम पिछड़ा आयोग 1953 में उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का वर्णन है? भाग 6 के अंदर। किसमें है? भाग 6 के अंदर। तो इस प्रकार से दोस्तों आज अपन ने देखा इस वीडियो के अंदर मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी बिंदु थे हमारे एनसीईआरटी के अनुसार। दोस्तों मैं समझता हूँ मूल अधिकारों के लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बार बार आप इनको सुने और अपनी थ्योरी की बुक को पढ़ने के बाद में अपनी तैयारी को 4 चांद लगाए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 2, 4, 5 बार इसको आप पढ़े सुने और जितना अधिक सुनोगे उतना ही आपकी तैयारी को जो है संबल मिलेगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाला वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।